हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लोग ACCA F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो है लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कापलान का ही, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बेसिकली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो लाइबिलिटी होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, उसका एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि हमने ये भी कहा था कि आज हम लोग क्लास के अंदर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CFI। आप लोग इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें वही ट्रीटमेंट करना है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्प्लिट अकाउंटिंग का एक नया ट्रीटमेंट आएगा हमारे सामने, ठीक है, जिसमें हम लोग जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और इक्विटी है उसको बेसिकली अलग अलग करेंगे। बाकी सब तो फिर एक बार फाइनेंशियल लाइबिलिटी अलग हो जाएगी तो टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी के बाद जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी बैलेंस बचेगा। और फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हम लोग जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई करते थे, अभी तक हमने जिसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। मतलब कंपाउंड, पहले तो सबसे पहले समझेंगे अपन कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आखिर होता क्या है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें डेट मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डेट भी बोल सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेट और लाइबिलिटी मतलब एक ही होता है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों के फीचर मौजूद होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन बोलेगा कि कंपनी ने एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है। आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों की सेपरेट वैल्यू निकालनी है। सपोज हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल दी 9 लाख की, तो 10 लाख माइनस 9 लाख करेंगे तो अपने आप बैलेंस जो बचेगा 1 लाख का, वो क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। फिर हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जैसे अप्लाई करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वैसे अप्लाई कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आएगा, सर स्प्लिट अकाउंटिंग करते कैसे हैं, ठीक है ना, कि कैसे करेंगे हम लोग स्प्लिट अकाउंटिंग। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप है ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकालो। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको स्प्लिट अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है ना। अगर एक बार फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकल गई तो टोटल प्रोसीड्स में से फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेस कर दीजिए तो इक्विटी अपने आप आ जाएगी। अब क्वेश्चन तो यही आता है ना कि वैल्यू कैसे निकाली जाए, किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हो आप याद करिए कि आपने ना F5 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसमें एक चैप्टर पढ़ा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और उसके अंदर आप जो है वो वैल्यू निकालना सीखते थे, ठीक है। जैसे आप बोलते थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इतना है और फ्यूचर में कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में इतना होगा, सेकंड ईयर में इतना होगा, थर्ड ईयर में इतना होगा, फोर्थ ईयर में इतना होगा। आपको कैश इनफ्लो दे रखे होते थे 4 साल के, 5 साल के, और एक कॉस्ट दे रखी होती थी। फिर आपको कहता था कि चलो कैलकुलेट करके दिखाओ नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। सुना है आपने ये शब्द NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। यही चीज़ आपने F2 में भी सुनी होगी। अब बेसिकली हम लोग क्या सीख रहे हैं आज? वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी भी असेट या लाइबिलिटी की। वैल्यू निकालना सेम है, हर जगह पे सेम ही रहता है। आप जब F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसमें भी वैल्यू जैसे कभी शेयर की निकलवाएगा आपसे, बॉन्ड की निकलवाएगा, तो वो इसी तरीके से निकलेगी जो हम F5 में भी पढ़ के आए हैं, जैसे NPV निकाला जाता है उसी तरीके से, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं वैल्यू? सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने F5 नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, हम तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में पहले किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। चाहे अपन बात करते हैं असेट की कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा होता है कि फ्यूचर के अंदर कैश इनफ्लोज होंगे, ठीक है ना। फ्यूचर फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, 3 साल के अंदर कैश इनफ्लो होंगे। किसी भी असेट से कैश इनफ्लो हमें दे रखे हैं। हमें बोल रखा है कि पहले साल में 3 लाख होंगे, दूसरे साल में सपोज 2 लाख होंगे और फिर हो जाएंगे 4 लाख।
ये हमने रैंडमली ले लिया, ठीक है, ये हमने रैंडमली वैल्यू रख दी। ये कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर के, कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर के, कैश इनफ्लो थर्ड ईयर के, ठीक है, कैश फ्लो बोल लो आप इसको। और आपको है ना आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है कि मिनिमम आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपको 10% की रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वापस सुन लो ध्यान से, किसी हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो वैल्यू चाहे असेट की निकालो चाहे लाइबिलिटी की निकालो सेम होती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम असेट से ले रहे हैं एक एग्जांपल, ठीक है। हमने कहा कि पहले ईयर के एंड में कैश इनफ्लो होगा 3 लाख का, दूसरे ईयर के एंड में 2 लाख का, तीसरे ईयर के एंड में 4 लाख का। ये रैंडमली फिगर लिया मैंने, कोई सोचा नहीं, ऐसे ही यहाँ पे ले लिए। हमें इस असेट से मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो रिटर्न मिलेगा हमें वो मिलेगा 10% का। तो हमें भी इस असेट से मिनिमम कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, 10%। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट करो इस असेट की वैल्यू क्या है। सर वैल्यू निकाल के फायदा क्या होगा? वैल्यू निकाल के ये फायदा होगा कि हम ये निकालना चाह रहे हैं, मान लो इस असेट की जो भी वैल्यू निकली उससे ये पता लगेगा कि हम लोग कितना रेडी टू पे है। भाई हम असेट की वैल्यू के हिसाब से ही तो पेमेंट करेंगे ना इसको। मान लो ये असेट जो है ये फ्यूचर में कैश इनफ्लो देगा, है ना। हम पेमेंट किस चीज़ का करते हैं, किसी भी चीज़ की हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो किस चीज़ का पेमेंट करते हैं? क्योंकि हमें सामने से कोई वैल्यू मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है वो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते हैं? हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की। वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो होंगे, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, उनकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो वो क्या आ जाएगी, आज उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब पहले साल के एंड में हमें, अब ध्यान से सुनना जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो F2 F5 के अंदर, ठीक है, बट फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो, एक्चुअल में लॉजिक्स पता लगे आपको कि वैल्यू निकालना आखिर में होता क्या है। पहले साल के एंड में 3 लाख का कैश फ्लो मिलेगा और हमें कितना चाहिए, 10% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू 0.909। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना भाई, ये पीवी फैक्टर बोलते हैं इसको। 0.909 जो आया है वो क्या है, पीवी फैक्टर आया है, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 0.909 कितना आया, 2,72,700, ठीक है, 2,72,700। फिर इसका क्या इंटरप्रिटेशन है सर, ये 2,72,700 क्या मतलब है इसका? हम मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन कई बार हमें मतलब नहीं पता रहता है। इसका ये मतलब है कि मेरे को अगर फ्यूचर में कैश फ्लो 3 लाख मिलेगा, ध्यान सुनना, मेरे को अगर फ्यूचर में पहले साल के एंड में कैश फ्लो मिल रहा है 3 लाख का, तो मैं आज, और मेरी एक्सपेक्टेशन उस कैश फ्लो से कितनी है, 10% तो मिलना चाहिए। तो मैं आज उस 3 लाख को कमाने के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हूं? मेरे को फ्यूचर में पहले साल के एंड में 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 10% तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं आज कितना, आज मतलब यहाँ पे ईयर 0 पे मैं कितना रेडी टू पे हूँ उस 3 लाख को कमाने के लिए? मैं कितना हूँ रेडी टू पे? 272,700 का। ये इंटरप्रिटेशन होता है इसका, ठीक है ना। मतलब अगर मैं 272,700 आज पे करता हूँ तो मुझे 1 साल बाद रिटर्न जो मिलेगा, टोटल रिटर्न जो मिलेगा वो 3 लाख मिलेगा, ठीक है ना। मतलब मेरा इतना बीच में क्या है, 10% की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। फिर 2 लाख इंटू 0.909826 और 0.751, ठीक है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल्स टू बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। तो 2 लाख इंटू 0.826 कितना आया, 165,200 का। 4 लाख इंटू 0.751 क्या आया, 3,04,000, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, अब इन तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो इस एसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना हो जाएगा प्लस करने पे,
272,700, ये हो जाएगा 7,38,300। मतलब मैं आज इस असेट के बदले कितना पेमेंट करने के लिए रेडी हूं? 7,38,300 का पेमेंट रेडी करने के लिए रेडी हूं, ठीक है ना। और अगर मैं इतना पेमेंट करता हूं, है ना, और मेरी एक्सपेक्टेशन 10% है, तो मुझे फ्यूचर में 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो कि फ्यूचर में अगर मेरे को 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख मिलेंगे और मेरी एक्सपेक्टेशन है 10% की, तो मैं आज कितना रेडी हूं पे करने के लिए? 738,300 का, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो? चेक करते हो कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये जो 738,300 आया, इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज या सिंपल कैश फ्लोज। फिर आप चेक करते हो कि हमें एक्चुअल में कितना पे करना है। मान लो जो हम असेट खरीदने जा रहे हैं, वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि हम आपको असेट कितने की देंगे? 6 लाख की, ठीक है ना। ये अब मैं FM पे चला गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो फिर आप बोलते हो कि चलो फायदा कितना हुआ? 738,300 माइनस 6 लाख, 138,300 का। तो NPV क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। हम बोलते हैं प्रोजेक्ट को क्या कर दो? एक्सेप्ट कर दो। हमारे ये कॉस्ट वॉस्ट नहीं दे रखी होगी, हमें केवल कितना दे रखा होगा? हमें केवल वैल्यू निकालनी है लायबिलिटी की। तो कुल मिला के इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाए, है ना, हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाए, जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे, अगर उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाए, तो वो उस चीज की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर मतलब ये कहाँ काम में आएगा? जब हम स्प्लिट अकाउंटिंग करेंगे और हमें पता नहीं रहेगा कि वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है, तो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? मतलब जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होता है वो, ठीक है। मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होता है, जो हम बार बार बोलते हैं कि हमारी कई बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। आप लोग F9 में पढ़ोगे ये चीज कि इसको क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आजकल अब क्या है, जब से IFRS आए हैं, तो रिपोर्टिंग जो है, मतलब जो अकाउंट्स है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लिंक हो गई है। और अगर आप अकाउंट्स को सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हो, अकाउंट्स बिल्कुल बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट नहीं लगाता, तो फिर उसको फिर सारी चीजें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, मगअप करनी पड़ती है, जो एक्चुअल में सही नहीं रहता अपने लिए ना। तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन को चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई है क्या? कि स्प्लिट अकाउंटिंग में हमें क्या होता है? नेट प्रोसीड्स टोटल प्रोसीड दे रखी होगी। मान लो 10 लाख रुपए का हमने कोई भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जिसमें डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स हैं। फिर हमें क्वेश्चन बोलेगा चलो अलग अलग करके बताओ। तो हम कैसे करेंगे? लायबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी फ्यूचर के अंदर फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज होंगे, उसके पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीवी फैक्टर क्या होगा? पीवी फैक्टर होगा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं इसको, है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकल जाएगी। और लायबिलिटी की अगर एक बार वैल्यू निकल गई, जैसे मान लो 9 लाख पता लग गया और 10 लाख टोटल CFI की वैल्यू है, तो हम इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ये करते क्यों हैं? हम कर क्यों रहे हैं एक्चुअल में लायबिलिटी और इक्विटी को सेपरेट? क्योंकि मैंने बताया था इक्विटी की वैल्यू फिक्स रहती है, इक्विटी की वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन लायबिलिटी जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट पे शो करते हैं। तो हर साल जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं, कोई भी इंटरेस्ट पे होता है उसको लेस करते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन इक्विटी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। सर वैसे इक्विटी की वैल्यू फिक्स क्यों रहती है, चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि इक्विटी कभी भी रीपे नहीं करनी है, इक्विटी का कभी भी रीपेमेंट नहीं होना है। इक्विटी का क्योंकि रीपेमेंट नहीं होना है, तो उसको कभी रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी रीमेजर नहीं होती है।
ठीक है भाई। देखो अपन चीजों के कॉन्सेप्ट भी समझते जा रहे हैं कि इक्विटी की वैल्यू क्यों फिक्स रहती है, या स्प्लिट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। आपको स्प्लिट अकाउंटिंग क्यों करते हैं आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि इक्विटी की वैल्यू फिक्स रहती है। आपसे कोई पूछेगा इक्विटी वैल्यू क्यों फिक्स रहती है तो आप कहोगे कि भाई इक्विटी का कभी रीपेमेंट होना ही नहीं है। आपको पता है ना कि इक्विटी, अगर एक बार कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसका कभी रीपेमेंट होता ही नहीं है। कंपनी को कभी ऐसा थोड़ा है कि वो उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी रीपेमेंट करती है केवल लिक्विडेशन पे इक्विटी शेयर का, ठीक है ना। और वो भी सबसे लास्ट में, जब सबको पेमेंट करने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को सबको पेमेंट करने के बाद अगर लास्ट में कुछ पैसा बच जाएगा तब जाके बेचारे इक्विटी शेयर्स को पेमेंट जाएगा। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना इक्विटी की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होती है। स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा और कि सर ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है क्या, थोड़ा और बताओ, ठीक है ना। थोड़ा सा और समझाओ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या है। आपने तो कहा कि जिसमें डेट के फीचर हैं, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी का फीचर है, और जिसमें इक्विटी का फीचर है, बोथ, तो उसे हमने क्या कह दिया, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कह दिया। और आपने कहा सर कि इस पे स्प्लिट अकाउंटिंग कर दो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्ट ये बताओ कि डेट और इक्विटी का फीचर कैसे है इसके अंदर। मैं बताता हूँ इसको, डेट और इक्विटी का कैसे फीचर है, ध्यान से समझना है ना। अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी अपन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, फिर अपन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे इसके बाद। तो डेट और इक्विटी का फीचर क्यों है इसके अंदर, या कोई एग्जांपल लें अपन तो। जैसे मान लो कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स होते हैं, आप डिबेंचर कह लो बॉन्ड कह लो एक ही बात है, जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, ठीक है ना। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो वो क्या होते हैं, वो एग्जांपल है किसका, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, या फिर आप कह लीजिए हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का। सर ये क्यों है, क्योंकि देखो आप सिंपल तो ये कह सकते हो कि भाई ये डिबेंचर हैं और बाद में इक्विटी शेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें डेट और इक्विटी दोनों का फीचर हो गया। लेकिन ये कहना क्या है, गलत है, रॉ है। एग्जैक्ट चीज क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो हमने जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एक पॉइंट आया था कि अगर कंपनी खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करे, भाई कोई कंपनी आज सपोज लोन लेती है, ठीक है ना, और हमने डिस्कस किया था कि कोई लोन लेती है या फिर डिबेंचर है और कंपनी उनको रीपे करेगी खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करके। और मैंने आपको दो चीजें बताई थी, खुद के इक्विटी शेयर दो तरीके से इशू कर सकती है कंपनी, या तो फिक्स नंबर के अंदर या फिर वेरिएबल नंबर के अंदर। खुद के इक्विटी शेयर दो तरीके से इशू कर सकती है, या तो फिक्स नंबर में या वेरिएबल नंबर में। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर कंपनी फिक्स नंबर में इक्विटी शेयर इशू करती है तो वो क्या कहलाता है, इक्विटी कहलाता है। और अगर कंपनी वेरिएबल नंबर में इशू करती है इक्विटी शेयर्स तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं। याद है आपको, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी जो है वो खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है। जैसे मान लो कंपनी ने आज डिबेंचर इशू करे, ठीक है ना, और डिबेंचर को बोला कि हम 5 साल बाद आपको इक्विटी शेयर दे देंगे हमारे खुद के, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर हमारे खुद के देंगे तो वो जो डिबेंचर्स हैं आज जो कंपनी ने इशू करे, जो डिबेंचर्स है ना, क्या वो डिबेंचर्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कि इक्विटी है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उन डिबेंचर्स को कंपनी ने क्या दिया है, खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं कि वो फिक्स नंबर में दिए हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आज ही कंपनी ने जब इशू करा तभी बता दिया कि हम इन डिबेंचर्स का मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे 5 साल बाद, ठीक है ना, जब भी रिडम्पशन करेंगे। या फिर कंपनी बोल रही है कि वेरिएबल नंबर हम शेयर्स के देंगे आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, विच आर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था आपको कि जैसे कंपनी, इस केस में क्या होता है कि इस केस में एक लैंग्वेज लिखी रहती है कई बार क्वेश्चन के अंदर, वर्थ रुपीस, ठीक है ना, और डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस। और मैंने कहा था ये सब चीजें आपके ज्यादा है भी नहीं कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको ये कहा था कि आप फिक्स नंबर और वेरिएबल नंबर की थोड़ी सी बात याद रख लेना कि अगर कंपनी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है तो उसे बोलते हैं इक्विटी,
वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है तो उसे बोलते हैं इक्विटी। वैसे एक्चुअल में ऐसा था क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था। मान लो आज कंपनी ने डिबेंचर इशू करे सपोज 10 लाख के, ठीक है ना, और कंपनी ने बोला कि हम 5 साल बाद इन डिबेंचर्स के बदले इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे खुद के, ठीक है ना, हम इन डिबेंचर्स के बदले इक्विटी शेयर इशू कर देंगे खुद के, ठीक है ना। और कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, बोले कि उस टाइम जो मार्केट प्राइस चल रही होगी ना हमारे इक्विटी शेयर के, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके हिसाब से हम आपको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो उस टाइम पे मार्केट प्राइस 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है ना। तो फिर क्या होगा, 10 लाख में डिवाइड 50 का भी हो सकता है, 10 लाख में डिवाइड 100 का भी हो सकता है, 10 लाख में डिवाइड 200 का भी हो सकता है भाई, क्योंकि 10 लाख का रीपेमेंट करना है और वो डिपेंड कर रहा है उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चलेगी 5 साल बाद, है ना। तो वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बदलेंगे, तो ये क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन लाइबिलिटी कितनी पे करेंगे, 10 लाख। लाइबिलिटी तो फिक्स है कि लाइबिलिटी कितनी पे होगी, 10 लाख, बट शेयर कैसे इशू होंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो ये 10 लाख के डिबेंचर क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है ना। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। लेकिन अगर कंपनी बोलती कि ना आज 10 लाख के डिबेंचर इशू करे कंपनी ने, ठीक है ना, और आज ही बोल दिया कि हम तो आपको मान लो 5,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 5,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा कुछ कंपनी ने बोल दिया, 5,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 4,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 6,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इस तरीके से कंपनी ने आज ही बोल दिया, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये इक्विटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विटी, और नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इसलिए हम कहते हैं कि आज डिबेंचर्स जब इशू हुए तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, डिबेंचर सरप्राइजिंगली इक्विटी भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या, डिबेंचर इसलिए इक्विटी भी हो सकते हैं, डिबेंचर जरूरी नहीं लाइबिलिटी होंगे, बट ये सब चीजें ज्यादा आप लोगों के नहीं है तो मैं आपको लिमिटेड ही बता रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बता सकता। अच्छा, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जो डिबेंचर होते हैं ये डिबेंचर कब होंगे लाइबिलिटी और कब होंगे इक्विटी, अगर आप सुनना चाहते हो थोड़ा सा तो मैं आपको बता देता हूं। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा इन कैश में और वो मैंडेटरी है कि रिडम्पशन होगा ही होगा, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है टू रीपे कैश, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा बाय इशूइंग शेयर्स, तो ऐसे डिबेंचर को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, है या नहीं ये बात, ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, खुद के कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो ऐसे डिबेंचर को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इस केस में हमें दो चीज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि कंपनी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देगी या कंपनी फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देगी। अगर कंपनी वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देगी तो ये डिबेंचर क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी बोले नहीं मैं तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूंगी, ठीक है ना, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि आपने सुना है कि डिबेंचर्स कई बार क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ओसीडी नाम सुना है आपने, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है ना, एक टर्म होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका क्या मतलब होता है पता है आपको, ओसीडी का, ओसीडी का मतलब होता है कि जहां पे डिबेंचर के बदले शेयर्स भी दिए सकते हैं और डिबेंचर के बदले कैश भी दिया जा सकता है, ऑप्शन है,
ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये चीज हमारे काम में आएगी क्वेश्चंस के अंदर। क्या कह रहे हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर कि अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहे हैं कि कहीं ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर तो नहीं है। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो आप चेक करिए कि ये ऑप्शन किसके पास है। ऑप्शन विद द होल्डर, जो नॉर्मली होल्डर के पास ही रहता है, और ऑप्शन विद द कंपनी, कंपनी के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन विद द होल्डर और ऑप्शन विद द कंपनी। ठीक है, अगर ऑप्शन होल्डर के पास है, मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी कह रही है कि हम देंगे, लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है। मतलब डिबेंचर होल्डर चाहे तो उसकी मर्जी है, वो कंपनी से इक्विटी शेयर भी डिमांड कर सकता है और वो डिमांड कर सकता है कैश। ठीक है ना, तो हमारा स्टैंडर्ड ये बोलता है, अब आप ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और वहां पे कंपनी फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने की बात चल रही है कि भाई फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, लेकिन ये किसकी मर्जी है कि शेयर लेंगे कि कैश लेंगे, ये होल्डर की मर्जी है। तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर होल्डर ने डिमांड कर ली 5 साल बाद रिडम्पशन के टाइम पे कि भाई मेरे को तो कैश दे दो, तो क्या कंपनी मना कर सकती है क्या? बताओ, अगर होल्डर ने डिमांड कर ली कि मुझे कैश दे दो, तो क्या कंपनी मना कर सकती है क्या? कंपनी कैन नॉट डिनाई, कंपनी मना नहीं कर सकती। तो क्योंकि कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंपनी के पास चॉइस नहीं है। चॉइस किसके पास है? डिबेंचर होल्डर के पास है। डिबेंचर होल्डर बोल सकता है मेरे को तो इक्विटी शेयर दे दो, मेरे को कैश दे दो। ठीक है ना, वो कैसे बोलेगा 5 साल बाद? किस आधार पे बोलेगा कि मेरे को कैश दे दो कि इक्विटी शेयर दे दो? क्योंकि देखो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं। हो सकता है कि जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर है, शेयर की कई बार मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, पता है आपको। ठीक है ना, तो अगर मान लो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और डिबेंचर होल्डर को पता है कि मेरे को फिक्स नंबर ऑफ शेयर मिलने वाले हैं और उसके सामने ऑप्शन है कैश का, और कैश की वैल्यू कम आ रही है और जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो डिबेंचर होल्डर 5 साल बाद क्या बोल सकता है कि मुझे शेयर दे दो। और अगर शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो गई तो फिर वो क्या बोल सकता है, मेरे को कैश दे दो। ठीक है ना, तो ऑप्शन किसके पास है? होल्डर के पास। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि कंपनी को तैयार रहना चाहिए कि कंपनी कैश रीपे कर सकती है। कंपनी को तैयार रहना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर कैश की डिमांड कर सकता है। हो सकता है वो शेयर ले ले, लेकिन अगर उसने कैश की डिमांड कर ली तो कंपनी क्या मना कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। समझ में आया क्या आपको? एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको बहुत ज्यादा। ठीक है ना, हो सकता है ये आपसे थोड़ी सी लेवल के ऊपर की बात हो, टीचर इसको स्किप करके बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देते हैं, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के आपको डिटेल में बताया। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है। आपको झटका लगा होगा, पक्का है, कंफर्म है, लेकिन मैं क्या करूं, जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो मेरे को बताना है। क्या बोला मैंने, वापस बता देता हूं मैं आपको। अगर डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है ना, कि वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर भी ले सकता है और कैश भी ले सकता है, तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कंपनी को कैश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है, ना कि कंपनी के पास। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऐसे डिबेंचर्स को, ऐसे लोन्स को, ऐसे बॉन्ड को क्या मानना चाहिए? फाइनेंशियल लायबिलिटी मानना चाहिए। लेकिन सर अगर उसने बाद में इक्विटी शेयर ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि इक्विटी है कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ इशू। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इसको बाद में हम चेंज भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को अब इक्विटी क्लासीफाई कर दो 5 साल बाद, ऐसा नहीं कह सकते। या हम ये नहीं कह सकते कि इक्विटी को उठा के फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लो। ये क्लासिफिकेशन किस टाइम पे होगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी एक इक्विटी है? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड। बात समझ में आ रही क्या? बाद में कुछ भी हुआ हो 5 साल बाद, इससे कोई मतलब नहीं है। आज मतलब है कि आज इशू के टाइम पे कंपनी जो है वो क्या, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो चेक करो आप इशू के टाइम पे। समझ में आया ना? तो लोचा है ना, आपको समझ में आया कि कितना बड़ा मतलब एक कितनी बड़ी चीज हो गई कि ना, आपको जो आप सिंपल कहते थे डिबेंचर उठा के लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी भी बन सकता है और इक्विटी भी बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है, आपको भी नहीं पता लगेगा।
ठीक है ना। तो अब चीज़ें आसान नहीं रही है, अब आपको स्टैंडर्ड को भी समझना पड़ेगा और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को भी समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी की इक्विटी है। अकाउंटिंग तो कोई भी कर देगा, अकाउंटिंग में क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में तो कुछ है ही नहीं। समझने वाली चीज ये है कि वो लाइबिलिटी है कि इक्विटी है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो ऑप्शन कंपनी के पास होता, अभी तो आपने बताया कि होल्डर के पास ऑप्शन है, तो होल्डर के पास ऑप्शन है तो हमेशा कंपनी कंजर्वेटिव होके क्या सोचेगी, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा आपको, है ना, जिससे हमारा ये जो है ना, ये टॉपिक जो है बनेगा। ठीक है, इधर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि होल्डर के पास ऑप्शन है। ठीक है, होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी ले सकता है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे अब आपके ना, या फिर वो कैश भी ले सकता है, उसकी चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है। आपको पता है कोई भी ऑप्शन ऐसे ही नहीं मिल जाता आपको, कोई भी चॉइस ऐसे ही नहीं मिल जाती आपको, है ना भाई। कंपनी होल्डर को ऑप्शन दे रही है कि 5 साल बाद तुम चाहो तो शेयर ले लेना, चाहो तो कैश ले लेना। मतलब डिबेंचर होल्डर के तो मजे हो गए, डिबेंचर होल्डर जब चाहे जब 5 साल बाद जो चाहे जो ले सकता है। ठीक है ना। तो इस चॉइस की उसको कीमत चुकानी पड़ती है, इस चॉइस की उसको कीमत चुकानी पड़ती है बाय पेइंग सम प्रीमियम, बाय पेइंग प्रीमियम। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, है ना, क्या कि क्योंकि उसको ऑप्शन मिल रहा है कि भाई तेरी मर्जी है, तू चाहे तो डिबेंचर वो तू चाहे तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लेना, चाहे कैश ले लेना। कंपनी बोलती है भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तू सोच रहा है कि बस तेरे को जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, तेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है वो प्रीमियम डायरेक्टली पे कर सकता है, या कंपनी उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकती है। भाई ये डिबेंचर, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है आपकी यहाँ पे। कंपनी उसको बोल सकती है कि हम जो मार्केट में जो डिबेंचर इशू करेंगे, नॉर्मल डिबेंचर इशू करते बिना चॉइस के, वो मान लो उस पर रेट होती 8% की इंटरेस्ट रेट, क्योंकि तुम्हें चॉइस दी जा रही है ना, क्योंकि तुम्हें चॉइस दी जा रही है कि तुम चाहो तो भविष्य में इक्विटी शेयर भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो, तो हम आपको इंटरेस्ट रेट जो है 8 नहीं देंगे, हम आपको 5% ही इंटरेस्ट रेट देंगे। उसको प्रीमियम ऐसे पे करवाया कंपनी ने, क्या बोला कि मार्केट में नॉर्मली हम 8% की रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं, है ना, लेकिन ऐसे डिबेंचर पे करते हैं जहां पे कोई चॉइस नहीं होती है। ठीक है ना, जहां पे सीधी सीधी बात होती है कि डिबेंचर के बदले कैश दिया जाएगा या डिबेंचर के बदले शेयर दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि तुम्हें चॉइस मिल रही है, चॉइस तुम्हारी है, तो चॉइस के बदले कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो तुम अभी हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसे दो, या फिर हम तुम्हें क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है ना, जो हम नॉर्मली 8% पे करते हैं वो 5% पे करेंगे, 8 या 9 या फिर कुछ भी है ना, ये एग्जाम्पल है, 8 और 5 फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि फिक्स है, कहीं पे लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या आपको कुछ? अब क्योंकि कंपनी यहाँ पे कुछ प्रीमियम रिसीव कर रही है, ठीक है ना, कुछ प्रीमियम रिसीव कर रही है, आपको पता होगा, तो प्रीमियम कभी भी लौटाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे इक्विटी एलिमेंट छुपा हुआ होता है। बहुत ही बड़ी बात बोली मैंने, क्या? क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है प्रीमियम पे कर रही है, प्रीमियम रिसीव कर रही है कंपनी यहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर रही है। भाई होल्डर प्रीमियम पे कर रहा है, कंपनी यहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर रही है, और प्रीमियम कभी भी रीपे नहीं किया जाता, इसलिए वो प्रीमियम क्या है, इक्विटी कंपोनेंट है। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात मुद्दे की ये है कि कंपनी जो शेयर्स इशू, जो मतलब जो कंपनी आज डिबेंचर्स इशू कर रही है, जिसमें डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन मिल रहा है कि चाहो तो तुम कैश ले लो, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लो, चाहो तो तुम कैश ले लो, है ना, तो वहां पे कंपनी पक्का कुछ ना कुछ प्रीमियम ले रही है। ठीक है ना, या तो प्रीमियम के लिए सीधे सीधे पैसे ले रही है एक्स्ट्रा, या फिर कंपनी जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है ना, और ये जो प्रीमियम है ना, ये क्या है, इक्विटी का एलिमेंट है। वैसे कंपनी जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रही है, होल्डर के पास ऑप्शन है, और
और होल्डर के पास ऑप्शन है, तो कंपनी हमेशा, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कंपनी हमेशा ये मान के चलेगी कि मुझे कैश पे करना है, ठीक है ना, मुझे कैश पे करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को हम मना नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर वो कैश मांगेगा तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो ध्यान से सुनो, यही इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी का भी गुण हो गया इसमें, और यहाँ पे कोई ना कोई प्रीमियम भी इन्वॉल्व होगा, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी प्रीमियम, प्रीमियम इक्विटी का एलिमेंट है, तो ये बन गया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। टफ है ना चीजें। क्यों बना बताओ, वापस बता देता हूं, देखो क्यों बना कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कंक्लूजन की बात करते हैं जो आपके काम की है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों बना, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि कंपनी जो है आज डिबेंचर इशू कर रही है जो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर कैश ले लो, और कंपनी बोल रही है ये ऑप्शन है ये सब काम करने का, किसके पास, विद द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन है, जो पैसा हमें उधार दे रहा है, जो कंपनी को पैसा उधार दे रहा है, मतलब लेंडर ही बोलते हैं ना जो पैसा उधार देता है, ठीक है ना। कंपनी लेंडर है या बोरोवर है, कंपनी तो बोरोवर है, डिबेंचर होल्डर क्या है, लेंडर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसके पास है, ये ऑप्शन है किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑप्शन है डिबेंचर होल्डर के पास, तो यहां पे कुछ ना कुछ प्रीमियम होगा, मींस इक्विटी एलिमेंट छुपा हुआ है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, वैसे तो स्टैंडर्ड बोल रहा है क्योंकि डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है तो कंपनी इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी माननी चाहिए, कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल लाइबिलिटी माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम जरूर होगा तो इसमें इक्विटी का एलिमेंट भी छुपा हुआ है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, और क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में दोनों चीजें हैं छुपी हुई, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बना ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और टीचर क्या बताते हैं यहाँ पे जनरली F7 लेवल पे, कि भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर है, देखो कितनी सिंपल तरीके से बताते हैं ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, डिबेंचर भी हैं और इक्विटी शेयर भी हैं, इसलिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मैं भी ऐसे बता सकता था, ठीक है ना, कि डिबेंचर है और बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैं भी ऐसे बता सकता था, लेकिन इससे कई नुकसान थे। पहली बात तो आपका जिंदगी भर का बेस हिल जाता, आपके SBR का भी बेस हिल जाता, आप SBR में भी हमेशा गलत ही पढ़ते इस चीज को, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि आप जब कंपनीज में जाते तो फिर ये आपको यही लगता है कि डिबेंचर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं होता है ना। क्या है प्रॉपर रीजनिंग, मैंने आपको बताया इसके पीछे रीजनिंग क्या है। वैसे सर आपने एक चीज नहीं बताई कि अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं और अगर ऑप्शन कंपनी के पास है तो क्या होगा, तो वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में फिर कंपनी को चेक करना पड़ता है कि ऑप्शन क्योंकि कंपनी के पास है, कि कंपनी जो है वो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और कैश भी दे सकती है, तो कंपनी को इशू के टाइम पे आज ही सोचना पड़ेगा कि कंपनी के लिए क्या फायदेमंद है। अगर कंपनी को लगता है आज कि मैं 5 साल बाद इक्विटी शेयर इशू करूंगी, ये फायदेमंद होगा, तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो आज ही इक्विटी मान लेंगे पूरे डिबेंचर को। लेकिन कंपनी को लगता है कि 5 साल बाद ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम डिबेंचर होल्डर को कैश पकड़ाएंगे, तो फिर क्योंकि कैश पकड़ाएंगे, कंपनी ने आज सोचा ऐसा, तो फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन किसके पास है, कंपनी के पास है। बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है, ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है। तो सर अगर आप पूरी समरी बताओ, पूरी कहानी की समरी बताओ है क्या, तो सिंपल बात यह है बच्चों, सिंपल सी चीज ये समझनी है अपन को कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड क्यों है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी दोनों के फीचर हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि डेट और इक्विटी दोनों के फीचर है इसके अंदर, आप चेक करेंगे कि कंपनी ने ऐसे कन्वर्टेबल डेप्ट इशू करे होंगे, कन्वर्टेबल डेप्ट इशू करे होंगे जिसमें फिक्स नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर कंपनी देने के लिए बाउंड है, ठीक है ना। और कंपनी कैश भी दे सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड किस पे करेगा, किसकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। चॉइस जो है, ऑप्शन जो है वो किसके पास है, होल्डर के पास है। अगर क्वेश्चन नहीं भी कह रहा कि ऑप्शन किसके पास है, तो आप क्या मानेंगे, ऑप्शन होल्डर के पास है, ठीक है ना। होल्डर के पास ऑप्शन है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये स्टैंडर्ड क्या बोलेगा, ये स्टैंडर्ड बोलेगा कि भाई कंपनी को तो कैश देना पड़ सकता है ना, तो कैश देना पड़ सकता है, तो ये लक्षण किस चीज के हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के हैं। ये इंडिकेटर्स किसके हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के। लेकिन कोई भी ऑप्शन फ्री में नहीं आता है, कुछ ना कुछ प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। और प्रीमियम यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम ये होता है कि कंपनी जो है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को। तो सर डिबेंचर होल्डर लेंगे क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है ना, फिर डिबेंचर होल्डर को भी तो एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कि भाई आप कैश ले लो कि शेयर्स ले लो। तो फिर इसलिए क्या है, कंपनी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, तो यहां पे मतलब कंपनी ने एक तरीके से प्रीमियम अर्न किया है, और प्रीमियम कभी भी लौटाना नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं ये इक्विटी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे डेट के फीचर भी हो गए और इक्विटी के फीचर भी हो गए। समझ में आया क्या, आपको तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और आपको तो क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको पहले वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकालनी है। और किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस करेंगे सिंपल, जो भी मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा होगा उस पीवी फैक्टर के हिसाब से। फिर लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। और टोटल वैल्यू में से जो लाइबिलिटी की वैल्यू उसको लेस कर देंगे, तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इक्विटी को चेंज नहीं करते और लाइबिलिटी जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे जाती है। मैंने आपको हर चीज का लॉजिक बताया है ना, अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आप क्या है, कहीं पे भी मतलब आप काफी स्ट्रांग है ये सब चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, ठीक है। अगर आप मान लो डिप IFRS के लिए भी क्लास देख रहे हैं, तो भी आप आराम से डिप IFRS के एग्जाम को इजीली दे सकते हो, इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है क्या, क्लियर। तो ये हमने समझ लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आराम से यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है बाद में एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो आप इतना रिवाइज करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।